आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। बीआरएस नेता और एमएलसी मोहम्मद महमूद अली ने हैदराबाद के पुराने शहर के लोगों को कथित तौर पर हो रही कठिनाइयों पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कथित कठिनाइयों के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराया। तेलंगाना भवन में बोलते हुए महमूद अली ने कांग्रेस सरकार पर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे कांग्रेस ने कई प्रतिबद्धताएं की थी लेकिन उन्हें पूरा करने में विफल रही। वहीं महमूद अली ने अल्पसंख्यकों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की प्रशंसा की। उन्होंने तेलंगाना के सीएम पर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के सम्मान नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 दल बदलू विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाले बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव की याचिका को पिछली याचिका के साथ तय कर दिया है और दोनों याचिकाओं की सुनवाई 10 फरवरी के लिए निर्धारित की गई है। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति विनोद चंद्र की पीठ ने रामाराव की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सत्तारूढ़ कांग्रेस में शामिल हुए बीआरएस विधायकों को निष्कासित करने की मांग की गई है। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 31 जनवरी को तेलम वेंकट राव, दानम नागेंद्र और कादियाम श्रीहरि के खिलाफ इसी तरह की याचिका पर सुनवाई की थी। अदालत ने पहले तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष को अयोग्य याचिकाओं पर फैसले के लिए उचित समय सीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया था और विधानसभा सचिव को अध्यक्ष को सूचित करने के लिए कहा था। इसी बीच बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामाराव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कांग्रेस पार्टी के लिए अब दल बदलू विधायकों को बचाना असंभव होगा। उन्होंने बताया कि संविधान द्वारा निर्धारित कानून और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णय स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियां जोरदार प्रचार में लगी हुई हैं। इस कड़ी में एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी रैली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी पर जोरदार निशाना साधा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को लेकर ओवैसी ने कहा कि 5 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे वह पूरे नहीं किए, ये सिर्फ वादे किए जाते हैं। एमआईएम उम्मीदवार शिफाउर रहमान के प्रचार के लिए गए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि केजरीवाल ने ओखला में पीने के पानी देने का वादा किया था लेकिन कोई इंतजाम नहीं हुआ। केजरीवाल ने 2020 के मैनिफेस्टो में कहा था कि लोगों को घर पर राशन लाकर दूंगा, गारंटी कार्ड दूंगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। वादा किया गया था कि ओखला में पीने का पानी मिलेगा लेकिन नहीं मिला। असदुद्दीन ओवैसी ने केजरीवाल पर हमलावर होते हुए कहा कि ओखला में पिटिशन गैंग है, यहाँ पर जामिया में कई बिल्डिंग और घरों को बुलडोजर लगाकर तोड़ दिया गया। वही कूड़े को लेकर ओवैसी ने कहा कि यहाँ पर कोई सफाई नहीं है बल्कि मोदी और केजरीवाल ने दिल्ली का पूरा कचरा ओखला में लाकर कचरे का माउंट एवरेस्ट आपने बना दिया है। उन्होंने कहा कि ओखला में पानी नहीं मिलेगा तो केजरीवाल भी प्यासे रहेंगे और पीएम मोदी भी। ओखला में डीलर है, लीडर नहीं। यहाँ पर 10 साल से आपका विधायक है लेकिन एक से एक तकलीफ है। तेलंगाना में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य पिछड़े वर्ग की आबादी 46.25% है, जो राज्य की कुल 3.70 करोड़ जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है। जनसंख्या के लिहाज से पिछड़ी जातियों के बाद अनुसूचित जाति 17.43%, अनुसूचित जनजाति 10.45%, मुसलमानों में पिछड़े वर्ग 10.08% और अन्य जातियाँ 13.31, मुसलमानों में पिछड़ी जातियाँ 2.48 शामिल है। राज्य में जातिगत आधार पर कराए गए सर्वे से यह जानकारी मिली है। सर्वे करने वाले राज्य योजना विभाग ने राज्य नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट उप समिति को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट 4 फरवरी को राज्य मंत्रिमंडल के सामने पेश किया जाएगा। उसी दिन इसे बहस के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में रखा जाएगा। वही संख्या के लिहाज से अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 61,84,319, अनुसूचित जनजातियों की 37,05,929, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अलावा पिछड़ी जातियों की जनसंख्या 1,64,09,179 है। वही मुस्लिम अल्पसंख्यकों में पिछड़ी जातियों की जनसंख्या की बात करें तो उनकी जनसंख्या 35,76,588 है। नागरिक आपूर्ति मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि राज्य में कुल मुस्लिम प्रतिशत 12.56 है। राज्य में कुल मकानों की संख्या 1,15,78,457 है, जबकि सर्वे किए गए कुल मकानों की संख्या 1,12,15,134 है। तेलंगाना पिछड़े वर्ग की श्रेणी में पिछड़े मुसलमानों को आरक्षण प्रदान करता है। दिल्ली का विधानसभा चुनाव बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय होता दिख रहा है, लेकिन ओखला और मुस्तफाबाद की सीटों पर 4 दलों के बीच मुकाबला बन गया है। दोनों मुस्लिम बहुल सीटों पर चतुर्कोणीय चुनाव बनाने का काम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम कर रही है।
MIM से ओखला सीट पर शिफाउर रहमान और मुस्तफाबाद सीट से ताहिर हुसैन चुनाव लड़ रहे हैं, जो UAPA के तहत जेल में बंद है। ओवैसी के दोनों ही प्रत्याशी मुस्लिम हैं और दिल्ली दंगों के आरोप में अभी तक जेल में बंद है। मुसलमानों के बीच MIM ने इमोशनल कार्ड का दाव चला है। वहीं इसके बाद ओवैसी ने अपने लाव लश्कर के साथ दोनों ही सीटों पर डेरा जमाकर माहौल तो बना दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की सियासी टेंशन भी बढ़ा रखी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली में जीत की बहनी MIM कर पाएगी। MIM ने ओखला और मुस्तफाबाद सीट पर सिर्फ उम्मीदवार ही नहीं उतारे, बल्कि उन्हें जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। ओवैसी ने अपने लाव लश्कर के साथ पिछले 10 दिनों से दोनों ही सीटों पर डेरा जमा रखा है। ओवैसी के साथ इम्तियाज जलील, अख्तरुल ईमान और शौकत अली दोनों ही सीटों पर हर रोज रैलियां और डोर टू डोर शो कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। CAA-NRC आंदोलन से जुड़े लोगों का समर्थन दोनों ही सीट पर MIM को मिल रहा है। ऐसे में मुस्लिम मतदाता किसी एक दल के पक्ष में एक तरफा वोटिंग वाली परंपरा से इस बार दूर दिख रहे हैं। वही आपको बता दें कि ओवैसी अपनी हर एक जनसभा में दिल्ली दंगे का जिक्र कर रहे हैं और बीजेपी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इसके अलावा कोरोना काल के दौरान तबलीगी जमात के मरकज पर केजरीवाल के स्टैंड को लेकर हमलावर है। CAA-NRC आंदोलन, दिल्ली के दंगे और तबलीगी जमात के मरकज को लेकर केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयानों के वीडियो भी जमकर शेयर किए जा रहे हैं, ताकि मुस्लिम वोटों को आम आदमी पार्टी से दूर किया जाए। कर्नाटक के डिप्टी CM DK शिवकुमार ने कहा कि सरकार ने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों द्वारा कर्जदारों को परेशान किए जाने से रोकने के लिए अध्यादेश बनाया है। मुख्यमंत्री आराम करने के बाद जल्द ही इस संबंध में पुलिस अधिकारियों और आयुक्तों के साथ बैठक करेंगे। बाद में वे जिलाधिकारियों के साथ अलग से बैठक करेंगे। आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम लोगों को कानून अपने हाथ में लेने और कर्ज वसूलने के लिए गुंडों के जरिए गरीबों को डरा धमकाकर उनका उत्पीड़न करने की इजाज़त नहीं देंगे। इस पर नियंत्रण के लिए पुलिस को एक और अधिक अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, बेलगाम, बीदर, मैसूर, रामनगर समेत कई जिलों में ऐसे मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है। मुख्यमंत्री और सहकारिता मंत्री ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इस पर नियंत्रण के लिए अध्यादेश तैयार किया गया है और 1 से 2 दिनों में इसे राज्यपाल के पास भेज दिया जाएगा। इस तरह के उत्पीड़न के मामले की शिकायत करने के लिए हर जिला कार्यालय में हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। मैं सभी से अपील करता हूं कि अगर ऐसे मामले उनके संज्ञान में आते हैं तो तुरंत इस हेल्पलाइन पर संपर्क करें और गरीबों की मदद करें। वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कर्नाटक दिवालिया है वाले बयान पर इस बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमें पता होना चाहिए कि केंद्र सरकार पर कितना कर्ज है। हमारी राज्य सरकार पर इतना बड़ा कर्ज नहीं है। जब हमने इस गारंटी योजना की घोषणा की तो प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारा राज्य दिवालिया हो जाएगा। बाद में सभी राज्य चुनाव में उन्होंने गारंटी योजना की नकल करने वाली योजनाओं की घोषणा की। हमारी सरकार ने वोट के लिए नहीं बल्कि महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे आम लोगों की मदद के लिए गारंटी योजना की घोषणा की थी। दिल्ली में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासी बवाल मच गया है। हालांकि मामला बढ़ता देख उन्होंने अपना बयान वापस भी ले लिया है। गोपी ने दिल्ली के मयूर विहार में कहा था कि हमारे देश का अभिशाप यह है कि केवल आदिवासी समुदाय से आने वाले व्यक्ति को ही जनजातीय मामलों का मंत्री बनाया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जनजातीय कल्याण में वास्तविक प्रगति भी संभव होगी जब मंत्रालय की जिम्मेदारी उस स्वर जाति के नेता संभालेंगे। किसी ब्राह्मण या नायडू को इस मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जाए, इससे महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। मैं लंबे समय से एक अलग जनजातीय मामलों के विभाग की इच्छा रखता था। इसके लिए मैंने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध भी किया था, वो मंत्रालय मुझे दिया जाए। गोपी की इस टिप्पणी की केरल में जबरदस्त आलोचना हुई। बाद में उन्हें अपना बयान वापस लेना पड़ा। उन्हें इस पर सफाई भी देनी पड़ी। उन्होंने कहा कि मेरे कहने का इरादा गलत नहीं था, मैंने अच्छे इरादे से यह बयान दिया था। अगर मेरे उस बयान से किसी को एतराज है तो मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूँ। मेरा इरादा भेदभाव को समाप्त करना था, इस परिपाटी को तोड़ना था। एक नेता के रूप में आदिवासी समुदाय का कल्याण हमेशा मेरी प्राथमिकता रहा है। किसी को अच्छा लगे या बुरा, मैंने उस उद्देश्य से यह बयान नहीं दिया था। 10 फरवरी को सुबह 11 बजे चेन्नई सचिवालय में कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में तमिलनाडु बजट सत्र के आयोजन पर चर्चा की जाएगी। तमिलनाडु सरकार राज्य का बजट पेश करने की तारीख तय करने की प्रक्रिया में है। यह भी कहा जा रहा है कि बजट सत्र में बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिलने की संभावना है। इस साल का पहला तमिलनाडु विधानसभा सत्र 6 जनवरी को आयोजित किया गया था। तमिलनाडु थाई वात्सु बजाए जाने और राष्ट्रगान नहीं बजाए जाने के बाद राज्यपाल सत्र छोड़कर चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को हटाने को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी।
चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि हम ऐसी याचिका पर दखल नहीं दे सकते। याचिका में राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को RN रवि को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग थी। याचिका में दावा किया गया था कि RN रवि ने राज्यपाल के दायित्व का पालन नहीं किया और लगातार संविधान का उल्लंघन किया है। याचिका लगाने वाले वकील CR जयासुकीन ने कहा कि राज्यपाल 6 जनवरी को अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही विधानसभा से चले गए। उन्होंने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने कहा था, जबकि ऐसा आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं है। वहीं CM स्टालिन ने शुक्रवार को कहा था कि राज्यपाल RN रवि सभी मामलों में राज्य सरकार के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं। राज्य सरकार ने जनता के लिए जो विकास कार्य किए हैं, राज्यपाल उसके खिलाफ रुख अपना रहे हैं और वह ऐसा करना जारी रखे हुए हैं। वह इस तथ्य को पचा नहीं पा रहे हैं कि तमिलनाडु विकास कर रहा है। स्टालिन ने कहा कि मैं भले ही एक साधारण व्यक्ति हूं, लेकिन यह विधानसभा करोड़ों लोगों की भावनाओं के कारण अस्तित्व में आई है। कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित मुद्दे पर स्टालिन ने कहा कि उनकी सरकार पहले ही इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जा चुकी है। संसद में एक बार फिर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मल्लिकार्जुन खड़गे आज जब संसद के ऊपरी सदन में महाकुंभ में हुए भगदड़ को लेकर अपनी बात रख रहे थे, तो दोनों में हादसे के दौरान हुई मौतों को लेकर बहस शुरू हो गई। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में कहा कि महाकुंभ हादसे में हजारों लोगों की जान गई है। अगर ये गलत है तो आप बताएं, ये मेरा अंदाजा है। अगर सच नहीं है तो आप बता दें कि सच्चाई क्या है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी संख्या में बिना कारण लोग मारे गए हैं। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे को टोकते हुए कहा, अगर आप 1000 का आंकड़ा बता रहे हैं तो क्या बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी? आप सोच भी रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? कितने लोगों का दिल दुखेगा? फिर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया, आखिर कितने मरे, इसमें सच्चाई क्या है? कम से कम ये जानकारी तो दे दे, फिर मैं माफी मांग लूंगा। वही खड़गे के जवाब से जगदीप धनखड़ नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, इससे क्या संदेश जाएगा? सपा सांसद जया बच्चन ने कहा, महाकुंभ भगदड़ की घटना इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्हें मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने झूठ बोला, व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि VIP के लिए था। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत TV के साथ।